Hello, my dear students. Very warm welcome to this lecture. And in this lecture, we will be doing the remaining numerical of chapter Gravitation of NCERT book, class 9th. So, the next numerical on the roll is what is the importance of law of gravitation? ये कह रहा है actually it is not a kind of numerical, it is saying that what is the use, where do we find the application part of this universal law of gravitation? कहाँ कहाँ पर आपने universal law of gravitation को देखा है? बड़ा सिंपल है। जब आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जब आप सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम में या दो प्लैनेट्स की बात करें या प्लैनेट और सन की बात करें, इनके बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एक एप्लीकेशन तो यही होगी। दूसरी एप्लीकेशन आपने देखा कि जो मून है और अर्थ है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण टाइड्स आते हैं। टाइड्स जो कि सी में होते हैं, जिसको आप ज्वार भाटा भी बोलते हो। तो ये सब एप्लीकेशन पार्ट है जो जिसको स्टडी करके आप सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं, आप टाइड्स को समझ सकते हैं। ठीक है, इट्स वाज ए काइंड ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट ए न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। वो ये कह रहा है कि ये आपके पास अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आप उस फोर्स को क्या कहेंगे, उसका क्या नाम रखेंगे? व्हाट डू वी कॉल दिस फोर्स एज? वेरी सिंपल। जैसे मैं ही हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो या ये पेन है, सिंपल एग्जांपल लीजिए, इस पेन में और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये उसने पूछा है हमारे से। इसका नाम क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी अब ऑब्जेक्ट है, अगर वो अर्थ की तरफ आप उसको छोड़ते हैं तो अर्थ की तरफ खींच रहा है वो, इसका मतलब अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कि वेट वो फोर्स है जिससे बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे हम हैं, हमारा वेट कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ की तरफ। कितना? वेट इज ऑलवेज गिवन बाय W इक्वल्स टू M इंटू जी। M तो हो गया बॉडी का मास और G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, जब भी कोई बॉडी को, ये बॉडी है, मान लीजिए ये पेन कैप है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगी। और जब मैंने इसको छोड़ा है तो आप देख रहे हैं जब नीचे की तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ तो वेलोसिटी मान लो मैं 0 से छोड़ रहा हूँ, और जब नीचे की तरफ जा रही है तो उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जब भी वेलोसिटी बढ़ती है, मीन वो चेंज हो रही है, और जब भी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस पेन कैप के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके, तो एक्सेलरेशन क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है नीचे की तरफ। इसका मतलब आप इस एक्सेलरेशन को खाली एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण पैदा हुई है। ग्रेविटी के कारण ही इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इसीलिए इस जी को बोलते हैं, स्मॉल जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है ये। और इसकी वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो वेट होता है बॉडी का, वो फोर्स है जिससे ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रही है। एक्चुअली मैं आपको यहां से एक चीज बताता हूं, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? एम ए, ये आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स वास्तव में क्या है? वेट है। एंड देखिए एम हो गया। एक्सेलरेशन सिंपल नहीं है, इसलिए एक ही जगह क्या आ गया? जी आ गया। है तो ये भी एक्सेलरेशन, बट दिस जी इज नथिंग बट इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण आई है, इसीलिए ये जो टोटल है, दिस वेट इज नथिंग बट द फोर्स। इसलिए यही पूछा था उसने
कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, उस फोर्स को कहते क्या हैं हम? उसको वेट कहते हैं बस। वो वेट जिससे बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एंड दैट इज गिवन बाय W इक्वल्स टू mg। क्लियर? उसके बाद है एक स्टूडेंट है अमित, वो क्या करता है, वो पोल्स पे, देखिए दो चीजें बताई हैं, ये अर्थ है आपकी मान लीजिए, तो यहां पर पोल्स दिखा दीजिए, ये पोल है और ये आपका हो गया इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब जो सेंटर में लाइन पास करती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू मैंने अर्थ, मध्य मीन बीच में से, तो उसको इक्वेटर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो सेंटर में से पास करती है। ऐसी कोई लाइन दिखती नहीं है, अगर आप अर्थ में से देखेंगे इमेजिन किया जाता है कि इसमें से एक लाइन पास कर रही है, ताकि हम बांट सकें कि ऊपर का एरिया अलग हो गया, नीचे का एरिया अलग हो गया। तो ये पोल्स हैं आपके। कहता है कि अगर आप कोई सोना खरीदते हो, स्टूडेंट है वो गोल्ड खरीदता है, वो खरीदता है यहाँ पे पोल्स पे, और फिर वो गोल्ड को इक्वेटर पे अपने दोस्त को दे देता है, तो क्या उसको कम लगेगा गोल्ड, ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा, बराबर लगेगा, ये हमें बताना है। उस क्वेश्चन को उसने ऐसे पूछा है, देखिए मैं बता देता हूं। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिज फ्रेंड एट द इक्वेटर। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट? इफ नॉट वाई? ठीक है, तो बड़ा आसान है। वो कहता है कि उसने पोल के ऊपर गोल्ड खरीदा। ठीक है, मान लो जो गोल्ड का मास है वो है m, मास ऑफ गोल्ड। अब मास तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो तो कभी चेंज नहीं होती, मास तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो चाहे आप पोल पे चले जाओ, चाहे आप इक्वेटर पे चले जाओ, चाहे आप पानी के अंदर चले जाओ, चाहे धरती के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, धरती के ऊपर बैठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, मास विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज m। ये मैंने मान लिया। अब वो कहता है कि पोल पर उसने ये गोल्ड खरीदा, तो बताओ पोल पे क्या वेट होगा? तो वेट ऑन पोल, वेट का फार्मूला क्या होता है बेटा? mg, है ना? m तो m भी रहेगा, g क्या हो जाएगी? इसका नाम हो जाएगा gp। gp का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स। ठीक है, अब वो इसी गोल्ड को उठा के कहां ले आया? इक्वेटर पे ले आया। अब ये मत पूछना कि वो पोल से इक्वेटर पे कैसे आया, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। वो इक्वेटर पर आ गया, तो अब वहां पे उसने वेट किया, वेट ऑन इक्वेटर। किसका वेट? गोल्ड का। मास तो वेट क्या होता है? mg, तो मास तो मास ही रहेगा, g की जगह क्या आ जाएगा? जी ई मीन ऑन इक्वेटर, मैंने नाम रख दिया। अच्छा, अब बताइए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है या इक्वेटर पे ज्यादा होती है? तो जवाब है कि वो पोल्स पे ज्यादा होती है। ठीक है, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वैसे तो कहते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भैया वो अर्थ के सरफेस पे है। ऊपर जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, अर्थ के अंदर जाओगे गहराई में, पोल्स पे जाओगे, इक्वेटर पे जाओगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे जाओगे, चंद्रमा पे जाओगे, हर जगह अलग अलग हो जाएगी। जब आप मून पे जाते हो, चांद पे जाते हो, तो जो जी है जो अर्थ पे होती है, उस जी का 1/6 रह जाती है, 9.8 डिवाइडेड बाई 6, इतनी कम हो जाती है। और देखो इतनी कम होने से क्या होता है कि जब आप, ये मून है मान लीजिए, मून पे जी की वैल्यू कितनी होगी? g/6। चलिए आपको और इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं। मान लो आपका जो वेट है वो अर्थ पर है 60 किलो, वहां कितना हो जाएगा पता है? 10 किलो। मास नहीं होगा, मास तो आपके अंदर जो क्वांटिटी है उतनी रहेगी, सिर्फ आपको जो वेट की फीलिंग है, जो फोर्स लग रहा है आप में और मून में, वो कम लगेगा। तो मून पर आप ऐसे उड़ते रहोगे, आपको लगेगा 10 किलो के, सिर्फ आप इतने हल्के लगोगे आप। लेकिन जब आप अर्थ के ऊपर होगे तो आपका वेट वही 60 किलो ही नजर आएगा आपको। मास विल रिमेन सेम, आई रिपीट। तो अब मैंने बताया कि पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, इसीलिए पोल के ऊपर वेट ज्यादा होगा गोल्ड का, और जब वो इक्वेटर पे आएगा उसका वेट कम हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उसका फ्रेंड उससे गोल्ड ले लेगा? कभी भी नहीं लेगा। वो कहेगा भाई तू वहां तो तू क्या आया था कि 2 किलो गोल्ड ला रहा हूं, यहां तो मेजर कर रहे हैं, ये तो आ रहा है 1.5 किलो गोल्ड, इसका मतलब तूने गड़बड़ की है। लेकिन उसकी गड़बड़ नहीं है बेचारे की, क्योंकि मास तो सेम ही आना था,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होने के कारण पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, इसलिए इक्वेटर पे वेट भी कम महसूस होगा उसको गोल्ड का, यहाँ पर ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा गया था कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो पोल पे खरीदता है और इक्वेटर पे आके अपने दोस्त को दे देता है। बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सीखा आपने। तो जब आप पोल पे खरीद के इक्वेटर पे देगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको गोल्ड का वेट लगे, उसका फ्रेंड एग्री नहीं करेगा, कहेगा नहीं भाई तूने गड़बड़ की है, तूने पैसे खा लिए मेरे, समझ आ गई बात, तू कम वेट दे रहा है मेरे को, राइट। सो वेरी इजी। देन उसके बाद है फिर वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल इनटू अ बॉल। बड़ा आसान है, वो कहता है कि आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, ये देखिए ऐसे पेपर जैसे कागज ले रहे जब मैं अभी हाथ में पकड़ा हुआ था, और एक आप इसी कागज को ऐसे मरोड़ तोड़ के ऐसे बना दो, इस तरह से ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, पीस ऐसे करके पीस बना दिया, एक बॉल बना दी। अब आप इसको कहता है आप छत से नीचे फेंको, छत पे खड़े हो जाओ नीचे फेंको, तो एक स्लोअर होगा और एक थोड़ा जल्दी गिरेगा। क्यों? अरे भाई सीधी सी बात है, यहां एरिया क्या है, ज्यादा है, तो इसको एयर रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस। जब ये आप ऐसे फेंकोगे कागज को, मान लो ये कागज ऐसे नीचे आ रहा है, तो कागज जब नीचे आ रहा होगा तो जो एयर है वो ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस लगाएगी, रोकेगी इसको, ठीक है। तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, इसके मोशन की डायरेक्शन नीचे है, एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लगेगा उसको रोकने के लिए। मान लीजिए जैसे ये कागज है, तो ये ऐसे फेंकोगे आप नीचे, तो ये नीचे की तरफ से फोर्स लगेगा, इसको एयर रोकेगी, 100% रोकेगी, रेजिस्ट करेगी इसके मोशन को, पक्का करेगी, ठीक है। तो ये जो है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। क्यों? एरिया बहुत ज्यादा है, ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। इसका एरिया क्या है, इसके मुकाबले कम है, इसमें कम रेजिस्टेंस उसको भी लगेगा, लेकिन एरिया कम होने के कारण ना रेजिस्टेंस की वैल्यू, एयर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं, एयर का रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ फ्रिक्शन। तो जो इसको इसके मोशन को, ये कागज नीचे गिर रहे हो आप, ऊपर की तरफ इसको एयर इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, तो ये जो प्रेशर है ये एयर का जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए ये बेचारा धीरे धीरे मरता मरता नीचे गिरेगा और ये फास्टली गिरेगा। बस ये पूछा था उसने, ठीक है जी। उसके बाद है फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 किलो ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। बड़ा आसान है, वो कहता है कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम, ठीक है जी। कहता आपने ना इसको अर्थ पे तोलना है और फिर आपने इसको उठा के मून पे तोलना है, दोनों पे वेट बताना है किसका कितना होगा। अरे यार अभी तो आपको बताया था, अगर आप अर्थ पे वेट करोगे तो वो होगा m इंटू जी, और अगर आप मून पे करोगे तो होगा m इंटू G/6, क्योंकि g की वैल्यू मून के ऊपर जाके G/6 रह जाती है, यानी कि जितनी अर्थ पे है ना उसका छठा भाग रह जाती है। ये सच में प्रूवन फैक्ट है, मैं को अपने आप से नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ जी की वैल्यू, मास नहीं, मास तो कांस्टेंट है। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। ये थोड़ी ना कि आप मून पे जाओगे तो आपके अंदर हड्डियां मांस वगैरह जिसका वजन आ रहा है वो कम हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा ना भाई। सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जी के कारण, स्मॉल जी की वैल्यू। तो ठीक है, यहां निकाल लेते हैं, एम कितना है 10 इंटू 9.8, तो ये डिवाइड कर दो, ये कट गया, 98 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 98 न्यूटन। इसको चेक करते हैं, ये है 10 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 6, तो ये नीचे कर दो 10 और ये 6 हो गया है, 6 3 18, 13 न्यूटन हो गया लगभग, नहीं हाँ 3 हो गया, 16 पॉइंट समथिंग न्यूटन हो गया, ठीक है। तो देखो आपका वेट अर्थ के ऊपर 98 न्यूटन, जिसका यहाँ 10 किलोग्राम बताया मास, और अगर आप उसको मून पे ले जाके करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको, यहाँ से क्लियर है, यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है कि लगभग 6 पार्ट कम हो जाता है, यानी कि 1/6 पार्ट उसका रह जाता है सिर्फ। है बड़ी हैरानी की बात है, इसीलिए आप जो स्पेस में जाते हैं तो आपने देखा होगा अभी जैसे आजकल बहुत दिखा रहे हैं
एक एस्ट्रोनॉट स्पेस पे फंसी हुई है, सुनीता विलियम हमारी इंडिया की, और एक और है। तो वो उनका जो वेट, उनको वेटलेसनेस फील होती है स्पेस के अंदर। क्यों? वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। जहाँ पे ग्रेविटी जी जीरो हो जाएगा, वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा? एम इंटू जीरो, जीरो। अब ये तो नहीं है ना कि उनके अंदर से हड्डियां, मांस वगैरह सब खत्म हो गया, वो तो नहीं हुआ ना। मास तो है, मास नहीं कह रहा हूं, मास, MASS, मास है, मीन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, वो तो है। बट जी की वैल्यू जीरो होगी, स्मॉल जी की वैल्यू। एक जगह और जीरो होती है, वो होती है सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाए ना, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। इसका मतलब अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएं तो आप वेटलेसनेस फील करेंगे, आपको लगेगा आपका वेट है ही नहीं है, राइट। न्यूमेरिकल नंबर 13 टू 22 जब हम करेंगे तो इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपको 3 इक्वेशंस हैं जो आपने मोशन के चैप्टर में पढ़ी होंगी, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, उनको एक बार ग्रेविटेशन में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो थी v इक्वल्स टू u प्लस AT, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़ी थी, ठीक है। जहां पर u का मतलब होता था इनिशियल वेलोसिटी, जिससे हमने अपनी मोशन की शुरुआत की। v का मतलब था फाइनल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ने t टाइम के अंदर अटेन कर ली है। और a का मतलब होता था, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले u थी अब v होगी, तो उसमें एक्सेलरेशन आ, तो a इज एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खाली एक्सेलरेशन जब आप यूं चल रहे हैं, ठीक है। v u आपको पता चल गया। s मीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सब हो गया। तो अब इन इक्वेशंस को अगर हम ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट में लिखना चाहें, यानी कि जब बॉडी ऐसे गिर रही है ऊपर से, इस तरह से फॉल हो रही है, या हम यूं उठा के नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इन इक्वेशंस का रूप कैसे बदल जाएगा, ध्यान से देखिए। ये इक्वेशंस बन जाएंगी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये चीज, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये अगर आपको देखनी है कहां से आई थी, तो मोशन के चैप्टर के वीडियोज हैं, उसमें आप देख सकते हैं। v तो v रहता है, u भी यही रहता है, a की जगह आ जाता है g। g मीन है तो एक्सेलरेशन, बट दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, मीन या तो बॉडी ऐसे गिरेगी या फिर नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे आप। दो ही केसेस में a की वैल्यू g बन जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्रेविटेशन के चैप्टर के हिसाब से बना के बता रहा हूं आपको। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। h मीन हाइट, या ऐसे फेंकोगे आप, किसी हाइट तक जाएगी ना बॉडी, या ऊपर से गिरोगे तब भी कोई हाइट होगी, तो अब s नहीं कहेंगे, उसको हम हाइट कह देंगे। वही डिस्टेंस ही है बेसिकली, बट वर्टिकली। और a की जगह क्या आ गया? g। व्हाट इज g? एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरी इक्वेशन बन जाएगी h इक्वल टू, s की जगह h आ गया, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये 3 इक्वेशंस यूज होंगी अब जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको आगे कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन इक्वेशंस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको मोशन, हर चैप्टर एक आगे वाले या पीछे वाले चैप्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, जहां जहां जरूरत होगी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिर भी और आसान तरीके से समझने के लिए आपको पुराने लेक्चर्स को देखना बड़ा जरूरी होता है। और न्यूमेरिकल तभी आते हैं जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये हम यूज करेंगे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है जी कि हमारे पास ना ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड बना दिया मैंने। पहले से जो भी चीज उसने स्टेटमेंट में दी है उसको पिक्चर फॉर्मेट में लिख लो। पिक्चर फॉर्मेट मतलब उसकी तस्वीर बना लो, उसका एक फिगर बना लो कि हाँ ऐसे हो रहा होगा। फिर लिख लो आपको क्या क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, व्हाट इज गिवन टू यू। फिर आपको क्या निकालना है, फिर सोचो कि इन सब क्वांटिटीज को कनेक्ट करने वाला कोई फार्मूला है क्या, बस आपका काम हो गया। आपके लेवल तक इतना ही चलेगा 9th में। फिर जब आप 11th 12th में आएंगे तो न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा, मुश्किल होते जाएंगे अगर आप नॉन मेडिकल लेंगे तो, ठीक है। अगर आप कॉमर्स लेंगे तो उनमें इतना मुश्किल नहीं होता, आर्ट्स और कॉमर्स आसान सब्जेक्ट हैं,
बट इफ यू टॉक अबाउट दिस नॉन मेडिकल इट इज समवट डिफिकल्ट। ओके, तो ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से हमने एक बॉल फेंकी, ये बॉल ऊपर चलेगी, मान लो यहाँ पहुंच गई, ठीक है जी, ये मैक्सिमम। भाई आप जब ऐसे फेंकोगे, आप कोई भगवान तो हो नहीं, जितना मर्जी जोर से फेंक लो, किसी एक हाइट तक ही जाएगी ना। तो जिस हाइट तक नीचे से फेंकी हुई बॉल ऊपर तक जाती है ना, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? मैक्सिमम हाइट। अब हो क्या रहा है, जब आप बॉल को ऐसे फेंक रहे हो ना ऊपर की तरफ, तो बॉल के ऊपर एक फोर्स नीचे खींच रहा है उसको बार बार। बताइए कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, यानी कि उसकी वेट। वेट कितनी है उसकी? W इक्वल्स टू mg। कहां एक्ट करता है वो? नीचे की तरफ। आप फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, इसका मतलब जब आप ऊपर फेंकते हो ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही होती है, इसलिए उसको नेगेटिव लेते हैं। और जब कोई बॉडी नीचे गिर रही होती है, तो ग्रेविटी के कारण ही गिर रही होती है, इसका मतलब वहां पे g की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। तो आपने ऊपर फेंका है, तो नेचुरली जी की वैल्यू तो भैया नेगेटिव में ही होगी। तो एक चीज तो हमें जी दी हुई है यहाँ पे न्यूमेरिकल में, जी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पक्का दिया हुआ है, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हो, मोशन आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है। कह रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। तो 49 मीटर पर सेकंड से आपने, यानी कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो यहां से फेंकना शुरू किया, वो थी 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। टू विच इट राइजेस कहता है यहां से यहां तक कहां तक पहुंचा होगा, मैक्सिमम हाइट निकालो। तो मान लो ये यहीं तक पहुंचा, बेचारा थक गया, इसकी मैक्सिमम हाइट है मान लो h, ठीक है जी, यहां तक पहुंच गया। चलो अब आप मुझे बताओ, मैंने ऐसे फेंका, शुरुआत में जब मैंने फेंका तो मेरी वेलोसिटी थी 49 मीटर पर सेकंड, जिसको मैंने u कह दिया इनिशियल, क्योंकि वहां से मैंने शुरुआत कर दी थी फेंकने की। यहां जब बॉडी पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी फाइनल? कितनी होगी आपको क्या लगता है? ऊपर जाते तो वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? भाई घटेगी ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो थोड़ी दूर जाके ये थक जाएगी बॉडी बेचारी, जितनी एनर्जी आपने दी होगी मैक्सिमम उसकी खर्च हो जाएगी यहां तक पहुंचते पहुंचते। तो यहां आके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी हमेशा कितनी हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपको निकालना क्या है? h निकालना है। दिया क्या हुआ है? v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, h दिया हुआ है, g दिया हुआ है। v u g h देखो किसी में आता है v u g h, v u g h, ये सेकेंड इक्वेशन। बस इसको लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -9.8 इंटू h तो निकालना ही है ना हमें, हाइट निकालिए कहाँ तक पहुंचेगा। तो -49 इंटू 49, गलती से भूल के भी माइनस का स्क्वायर नहीं है, खाली 49 का स्क्वायर है, माइनस बाहर है, ये ध्यान रखना। इक्वल्स टू -2 इंटू 98/10, ये मैंने डेसिमल हटा दिया, इंटू h, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल। h कैन बी रिटन एज 49 इंटू 49 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 98। समझ आ गया होगा, और इधर उधर कर दिया बस। तो ये तो हो गया 2 5 49 2, बस और नहीं कटेगा, ये 2 ही रहेगा यहाँ तक। तो 5 9 45, 5 चौके 20 और 4 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 122.5। सो h इक्वल्स टू 122.5 मीटर्स। यही उसने पूछा था कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो चला जाएगा। अरे कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में वो पूछ रहा है कि यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा और उसको वापिस आने में जो टाइम लगा। भाई जब आप ऐसे फेंकोगे ये लग गया टाइम, और फिर जब नीचे आएगा तो भी टाइम लगेगा। जिसको जो ऊपर फेंकते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं पता है? टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ाई, ASCENT, चढ़ने का टाइम। और ये क्या है? उतरने का टाइम, डिसेंट। टोटल टाइम होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर चढ़ने का टाइम और नीचे उतरने का टाइम हाइट से, दोनों को मिला दें तो टोटल टाइम आ जाता है। तो एक कोई टाइम निकाल दो, बराबर ही होगा वो, है ना। तो देखते हैं टाइम वाला किस में आता है। इसमें भी आता है, इसमें भी आता है।
इससे निकाल लो ना, क्योंकि ये आसान है, यानी कि ये वाला फार्मूला। तो v इक्वल्स टू, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड कर रहा हूं मैं, इसमें दो पार्ट थे न्यूमेरिकल के। u प्लस जी टी, वी कितना है 0 इक्वल्स टू 49 प्लस 9.8, 9.8 कौन सा होगा बेटे, माइनस का है ना, इंटू टी। तो 49 इक्वल्स टू 9.8 टी, इधर आएगा तो ये कट जाएगा, माइनस का निशान है ना, तो 49 बाय 98 ऊपर चला जाएगा 10, है ना, इक्वल्स टू टी। तो 2, ये हो गया 5, तो टी आ गया 5 सेकेंड। कौन सा टी आया ये, इधर से इधर जाने का, है ना, इसको टी एसेंट बोल दो। अब ऐसे टी डिसेंट कितना होगा, डिसेंट मतलब ऊपर से भी नीचे भी तो गिरेगा ना वापिस, वो भी सेम टाइम होगा 5 सेकेंड, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों टाइम्स को जब जोड़ दोगे आप, तो टोटल टाइम कितना लगा आने जाने का, 10 सेकेंड। ठीक है, ये पूछा था उसने बस, मेरे ख्याल से तो ये समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो है ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। बड़ा आसान है, वो कह रहा है कि ये ना एक टावर है, लो एक टावर बना दिया मैंने, ठीक है, ये टावर का टॉप है, टॉप ऑफ टावर, इसकी हाइट दी हुई है हमें, ठीक है, हाइट इक्वल टू 19.6 मीटर। कहता है यहां से ना आपने एक पत्थर गिराया। अब मैं बता देता हूं, जब हम यहां से नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इस केस में उल्टा है, हम ऊपर से फेंक रहे हैं, जब हम ऊपर से किसी को छोड़ते हैं ना, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। शुरू में आप ऐसे छोड़ देते हो बस, जस्ट आपने कोई फोर्स लगाया नहीं है, आपने जस्ट छोड़ दिया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 एट द टॉप ऑफ टावर, ये दिया हुआ है हमें, हाइट दी हुई है, ठीक है जी। यहां आकर कहता है यहां जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताना जरा, उसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी, और क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी होती क्या है वो v, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन सा फार्मूला इसमें फिट हो सकता है। टॉप ऑफ टावर से हमने h दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ठीक है, बताओ कौन सा लगेगा, एच यू वी, ये वाला लगेगा। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वी कितना है निकालना है, u कितना है 0, 2, g की वैल्यू कितनी है प्लस 9.8 या माइनस 9.8। अब देखो, आपने ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया है, ऊपर से गिरा है नीचे, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगती है, अर्थ की तरफ, बॉडी भी किधर जा रही है, अर्थ की तरफ, तो जी तो पॉजिटिव ही होगी ना भाई। अगर उसके अगेंस्ट फेंकोगे, ग्रेविटी ऐसे लग रही है, आप ऐसे फेंक रहे हो ऊपर, वहां नेगेटिव होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो जी पॉजिटिव ही रहेगी, 9.8 इंटू एच, एच है 19.6, बस। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 98 इंटू 196 बाय 10 इंटू 10, ये ना हटा दिए मैंने डेसिमल, ये आ गया। इनको सोल्व कर लो आप, ये सबसे गंदा काम लगता है मुझे सोल्व करना, बट करने तो पड़ेंगे ना। तो चलो जी, तो वी स्क्वायर वैसे ना यहाँ से दिख रहा है हमें 49 इंटू 196 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने से, 96 है, दिमाग लगाने की खास जरूरत नहीं है। 49 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 196 का निकाल लो, 25 का निकाल लो, आपका वी आ जाएगा, है ना, बड़ा आसान है। देखते हैं 49 का कितना होता है 7, 196 का कितना होता है 196, शायद 14, देखें जरा, हाँ 196, इसका मतलब इसकी जगह 196 की जगह क्या आ जाएगा 14, और 25 का क्या होता है 5, तो ये हो गया 98/5, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना आपने, मीटर पर सेकेंड। तो ये वो कह रहा है कि जब आप इसको बॉडी को ऊपर से गिराओगे ना, 19.6 मीटर हाइट का वो है, तो यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6, बढ़ जाएगी ना, नीचे की तरफ खींच रही है अर्थ उसको, तो वेलोसिटी, उसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, उस पर फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका वेट टूवर्ड्स अर्थ,
तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी आ रही है, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी हो रही है, 19.6। क्लियर।